हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एतराइज पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हमारा मुख्य फोकस 71वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम है। हम 71वीं बीपीएससी को टारगेट करके बिहार स्पेशल करंट अफेयर करा रहे हैं इस वीडियो में। आप देखेंगे कि हमारा एक सीरीज चला था जिसमें हम क्या किए थे कि जो भी एसपीडी का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर था उसका एमसीक्यू लगभग 850 क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेनेशन भी हम किए हैं। तो उसको आप अगर देखना चाहेंगे तो आप लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 71वीं बीपीएससी के लिए मुख्य फोकस करके बिहार के एग्जाम के लिए जो बिहार का जो भी करंट अफेयर है हम एक साल का चर्चा इस करंट अफेयर में करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। और जो एसपीडी का बुक है, एसपीडी पब्लिकेशन का बुक है, उसी से हम एमसीक्यू उठाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। और प्रत्येक दिन कितना क्वेश्चन करते हैं? 40 क्वेश्चन करते हैं। बिहार करंट अफेयर 40 क्वेश्चन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि आप लोग उससे संबंधित जो भी जानकारी है आप सभी को प्राप्त हो सके और आप सब एग्जाम के लिए ज़्यादा बेहतर तरीका से तैयार हो सके। तो अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 80 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 120 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पूर्व के वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए देखते हैं अगला पहला प्रश्न क्या है हमारा। देखेंगे पहला प्रश्न जो है हम 81 से करेंगे। 81 में पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है जो जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो आप देखेंगे कि सुफलम कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन कौन किया है? तो चिराग पासवान जी किया है। चिराग पासवान जी क्या है? केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। तो इसको भी याद रखेंगे। आप देखेंगे बीपीएससी जो भी 63-64 हुआ है तो प्रत्येक बीपीएससी में एक बार एक प्रश्न आता है। जो भी बिहार से केंद्रीय मंत्रालय में जो लोग हैं उन पे एक बार प्रश्न आता है कि अमुक व्यक्ति कौन से मंत्रालय को होल्ड करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो चिराग पासवान जी है वो कौन से मंत्री है? तो केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। आप इसको याद रखेंगे। अब एक सवाल आएगा कि सुफलम कार्यक्रम क्या है। आपके अंतर्मन में ये सवाल आना उचित है कि सुफलम कार्यक्रम क्या है। तो देखेंगे सुफलम का जो कार्यक्रम है उसको फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप फोरम बोलते हैं। तो इसको देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप फोरम इसका नाम है। तो फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप फोरम है। और इसका पहला संस्करण का जो आयोजन हुआ था, जो इसका पहला संस्करण का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसको भी याद रखेंगे। नई दिल्ली में हुआ था, 2024 के अंदर हुआ था। तो पहला संस्करण नई दिल्ली में 2024 में हुआ था। और जो द्वितीय संस्करण है जिसका चिराग पासवान जी द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया गया, कहाँ हुआ था? तो एक निफ्टेम है। आपको निश्चित तौर पर पूर्व के अगर वीडियो देखते होंगे आप तो आपको निफ्टेन के बारे में बताए होंगे। तो निफ्टेन है कहाँ है? कुंडली है, एक जगह है कुंडली, पानीपत हरियाणा में है। तो आप इतना याद रखेंगे, निफ्टेम हरियाणा के अंदर पानीपत में जो है वहाँ दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। इसको उद्घाटन चिराग पासवान जी किए थे। सुफलम कार्यक्रम क्या है? देखेंगे सुफलम का हमने फुल फॉर्म बताया आपको कि जो सुफलम है उसका मतलब है फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप फोरम। तो जो फूड प्रोसेसिंग जो एरिया है इंडिया के अंदर, यानी कि जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, खाद्य प्रसंस्करण जो क्षेत्र है भारत में, उसमें स्टार्टअप को बूस्ट करना इसका मुख्य काम है। स्टार्टअप को जो भी सुविधाएं हैं उसको प्रदान करने के लिए इस तरीका के फोरम का आयोजन किया जाता है। तो आप निश्चित तौर पे इस सवाल को आप बेहतर तरीका से समझे होंगे। साथ में देखेंगे कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें भी 4 लोग हैं जो बिहार से हैं। पहला है जीतन राम मांझी जी, इनको भी याद रखेंगे। जीतन राम मांझी ये क्या है? अभी एमएसएमई मिनिस्ट्री देखते हैं। तो एमएसएमई मतलब जो देखेंगे माइक्रो एवं स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है, मीडियम इंटरप्राइजेज है, उसका क्या है? वो मंत्री है। दूसरे जो लोग हैं दूसरा नंबर पे उनका नाम है राजीव रंजन सिंह या लालन सिंह इनको बोलते हैं। तो राजीव रंजन सिंह इनका याद रखेंगे, राजीव रंजन सिंह इनका नाम है। और राजीव रंजन सिंह जो है ये पंचायती राज मंत्री है। आप इसको देखेंगे कि क्या है? पंचायती राज मंत्री है। साथ में उनको एक और मंत्रालय मिला हुआ है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो डेयरी भी इन्हीं के अंतर्गत है। तो 2 मंत्रालय ये होल्ड करते हैं, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मंत्रालय और साथ ही पंचायती राज मंत्रालय। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एक और लोग हैं 2 लोग और हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, 4 लोग हैं। एक है गिरिराज सिंह जी है, तो इनके बारे में भी याद रखेंगे, काफ़ी चर्चित रहते हैं, चर्चा में है। तो गिरिराज जो सिंह है उनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ? तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनके अंदर है, कपड़ा मंत्रालय, इसको भी याद रखेंगे, कपड़ा मंत्रालय इनको प्राप्त हुआ। साथ में चिराग पासवान जी इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्री बनाया गया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये 4 लोग हैं, 4 लोग को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार को कौन सा स्थान मिला है? तो 100 लोगों का एक प्रतिभाशाली सूची जारी किया गया, किसके द्वारा? इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। उसमें नीतीश कुमार का जो है, नीतीश कुमार जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जी है, उनका
रैंक कितना दिया गया, तो 21वें स्थान पर रखा गया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि नीतीश कुमार जी का रैंक जो है 21वें स्थान पर है, और ये किसके द्वारा प्राप्त है, तो इंडियन एक्सप्रेस एक पत्रिका है उसके द्वारा 100 प्रभावशाली लोगों का जारी किया गया लिस्ट, उसमें 21वें स्थान पर नीतीश कुमार जी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें कि किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, तो बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है इसमें अपना नाम दर्ज किया है। तो आप देखेंगे कि जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग बीपीएससी के मेंस के एक बड़ा सिलेबस है। आप हर बार देखेंगे मधुबनी पेंटिंग से सवाल आता ही है मेंस में, 38 नंबर का क्वेश्चन हो, शॉर्ट्स क्वेश्चन हो, प्रत्येक साल आता है। तो डेफिनेटली आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, तो यहाँ इस पर डिबेट करना समय गंवाने जैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। बस इतना याद रखें कि मधुबनी पेंटिंग का जो विकास हुआ है कहाँ हुआ है, बिहार के अंदर हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे, मिथिला क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं सॉरी। अगला प्रश्न है कि 4 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितने राशि स्वीकृति दी है, तो 119 करोड़ रुपया से अधिक। आप इसको याद रखें कि 119 करोड़। आप देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार में हुआ है, उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम में जो है उसके लिए बिहार सरकार कितना पैसा दिया है, 119 करोड़ दिया। आप देखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम पे हम पहले ही बहुत डिबेट कर चुके हैं, पूर्व के वीडियो आप देखेंगे तो उस पर बिहार का रैंक कितना रहा, सर्वाधिक पदक कौन जीता, ये सब चर्चा हो चुकी है, तो आप पूर्व के वीडियो को जाकर देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया, तो 28 फरवरी को। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा जान लेना उचित होगा। आप देखेंगे कि बिहार के जो वित्त मंत्री है तो कौन है, आप देखेंगे कि वित्त मंत्री के द्वारा ये जारी होता है, आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री जारी करते हैं, तो अशोक सम्राट चौधरी इनका नाम है, सम्राट चौधरी। तो जो सम्राट चौधरी जी है इनके द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, और ये क्या है, आप देखेंगे कि वित्त मंत्री भी है, साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है, तो इसको याद रखेंगे। अब बिहार आर्थिक सर्वे के बारे में देखते हैं। आपके अंतर्मन में एक सवाल आता होगा कि बिहार आर्थिक सर्वे है क्या, तो देखें कि जो आर्थिक सर्वे होता है जब भारत सरकार द्वारा भी जारी किया जाता है, और बिहार सरकार भी जारी करते हैं, अन्य राज्य द्वारा किया था, एक वार्षिक प्रकाशन दस्तावेज होता है। देखिए कि सरकार के द्वारा जो है, सरकार के द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित दस्तावेज होता है, और इसको देखें कि इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं, कि उस राज्य का फिर उस देश का, जिस देश में जारी होता है, राष्ट्रीय स्तर पर देखें या बिहार का आर्थिक सर्वे देखें, तो आर्थिक सर्वे क्या करता है कि जो भी सामाजिक आर्थिक एक्टिविटीज़ है और बिहार का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जीडीपी में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, एग्रीकल्चर कैसा है, बेरोजगारी क्या है, तो इन सभी चीज़ों का एक दस्तावेज होता है, और उसमें परफॉर्मेंस बिहार का कैसा रहा है पूरे एक साल में, किस सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस रहा, साथ में उसमें इंडिकेट भी होता है कि वहाँ क्या बेहतर चीज़ होना चाहिए। तो आर्थिक सर्वे में सभी चीज़ों को दिया जाता है। अब एक सवाल आएगा कि बिहार में जो आर्थिक सर्वे कौन बनाती है, तो देखिए कि बिहार का वित्त विभाग है, उसके द्वारा आर्थिक सर्वे बनाया जाता है। तो बिहार में कौन इसका निर्माण करता है, वित्त विभाग, इसको याद रखेंगे, वित्त विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार आर्थिक सर्वे जो है बनाया जाता है, और इसको जारी कौन करते हैं, तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। और बजट जो सत्र होता है बिहार के अंदर, तो बजट सत्र के पहले दिन इसको जारी किया जाता है, बजट सत्र के पहले दिन, इसको भी याद रखेंगे, बजट सत्र के पहले दिन बिहार आर्थिक सर्वे जारी किया जाता है। और कहाँ जारी होता है, तो बिहार विधानसभा में, इसको याद रखेंगे, बिहार विधानसभा में इसको जारी किया जाता है। आप लोग इसको याद रखें, बिहार विधानसभा में इसको जारी किया जाता है। और ये कब से प्रस्तुत हो रहा है, तो देखेंगे कि बिहार जो आर्थिक सर्वे है निरंतर 2006-07 से बिहार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिहार सरकार के द्वारा इसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। और इस साल जो आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है, ये भी सवाल आता है कभी कभी कि 2024-25 में जो आर्थिक सर्वे बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया है, तो आप देखेंगे कि 19वीं है, इसको भी याद रखेंगे, 19वां है ये, 2005 से 6-7 से जारी होता है वित्तीय वर्ष, और इस बार जारी हुआ क्या है, 19वां, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इस साल जो आर्थिक सर्वे है कितना तारीख को, 28 फरवरी 2025 को जारी हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2024-25 किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री द्वारा, सम्राट चौधरी इनका नाम है, याद रखेंगे सम्राट चौधरी, और ये वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, बिहार में भी वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में प्रस्तुत किया गया, तो बिहार विधानसभा, इसको भी याद रखेंगे, बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया, बजट जो सत्र है उसके प्रथम दिन। और बिहार आर्थिक सर्वे जो 24-25 प्रस्तुत किया गया वो कैमा संस्करण है, तो 19वां संस्करण, इसको भी याद रखेंगे, 19वां संस्करण है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अभी जारी कब से होता है, तो 2006 और 7 से, इसको भी याद रखेंगे, 2006-7 से इसको जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी बिहार में कितने करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किए हैं, तो देखें कि 13,400
80 करोड़ रुपए का। तो याद रखेंगे, ये सवाल आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में इस तरीका के उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा भी किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी किया गया। फिर भी देख लेते हैं, इसको याद रखेंगे। 13,480 करोड़ रुपया का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है मधुबनी जिला के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगा पथ जो पटना में है, वहाँ देखें कि भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? तो सूर्य किरण। अब जेपी गंगा पथ आप देख रहे होंगे, इसी को मरीन ड्राइव भी बोलते हैं, पटना मरीन ड्राइव के भी नाम से ही पॉपुलरली जाना जाता है पूरी इंडिया में, और इसका नाम अब जेपी गंगा पथ भी कर दिया गया। आप देखें कि जेपी गंगा पथ इसका नामांकन कर दिया गया है। और सूर्य किरण जब आता है आपके मस्तिष्क में, दो सवाल है। सूर्य किरण क्या है कि ये भारत एवं नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है। तो एक जो सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास है, आप इसको भी याद रखेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रदर्शन हुआ है वो सूर्य किरण जो है वो नहीं है, ये सैन्य अभ्यास नहीं है। यहाँ जो सूर्य किरण का तात्पर्य है आप उसको देखेंगे, तो यहाँ जो सूर्य किरण है वो क्या है? तो देखेंगे कि एक टीम है इंडिया के अंदर, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम है और ये भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है। तो जो सूर्य किरण है ये क्या है? एक भारतीय वायु सेना का एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है। तो इसको देखेंगे क्या है? भारतीय वायुसेना का एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है। ये एरोबैटिक डिस्प्ले टीम है और यह क्या करता है कि किस वायुयान का इस्तेमाल करता है डिस्प्ले करने के लिए? तो आप देखेंगे कि इसका नाम है हॉक, नाम है हॉक MK-132। इसको आप याद रखेंगे। ये जो है भारतीय वायुसेना के एक जेट विमान है जिसका ये इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग करके आकाश में विभिन्न प्रकार के जो है देखें कि वहाँ एरोबैटिक स्टंट किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के लाइट भी दिखा जाता है और एरोबैटिक स्टंट भी किया जाता है। आप देखे होंगे कि वायुसेना का जो जहाज गुजरता है उसमें बहुत सारा लाइट का भी प्रकाशन होता है, बहुत सारा तिरंगा बना दिया जाता है आकाश के अंदर। तो ये सारा डिस्प्ले किया जाता है और वहाँ स्टंट भी किया जाता है एरोबैटिक, और इसे भारत का एयर एम्बेसडर भी कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे, भारत का एयर एम्बेसडर भी कहा जाता है। तो जो सूर्य किरण यहाँ क्या है? तो आप देखें कि यहाँ जो सूर्य किरण है भारतीय वायुसेना के एक एरोबैटिक टीम है, इसको याद रखेंगे। और एक जो सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 23 अप्रैल 2025 को 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह का पुण्यतिथि कब मनाया गया? तो पुण्यतिथि का मतलब यह मृत्यु जिस दिन वह उनका हुआ था उस दिन से संदर्भित है। तो देखें कि इनका जो पुण्यतिथि मनाया गया है इस साल वो 167वीं है और 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, 23 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा वीर कुंवर सिंह जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। अब उनका जन्म देखेंगे तो 1777 के अंदर भोजपुर में हुआ था, 1770 में भोजपुर आड़ा में हुआ था। और वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर महाराज थे उस टाइम, तो बिहार के तरफ से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी है। तो इनको भी याद रखेंगे। इस पर बीपीएससी कई बार सवाल पूछा है और इस पर डिटेल में आप निश्चित तौर पर पढ़े होंगे वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। मेरा काम यहाँ थोड़ा उनका करंट अफेयर से आपको कनेक्ट करके थोड़ा बताना है। अब देखेंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई थी जो गूगल विकिपीडिया पर बताया 26 अप्रैल बताया गया है। 26 अप्रैल 1858 का उनका देहांत हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया था, जबकि बिहार सरकार के द्वारा उनका पुण्यतिथि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है आप देखेंगे कि 23 अप्रैल को क्या हुआ था कि जो बिहार सरकार के द्वारा इसको मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को बिहार सरकार इसलिए मनाती है क्योंकि इस दिन उन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज के विरुद्ध उनका निर्णायक युद्ध हुआ था और जगदीशपुर का जो किला उसमें भारतीय झंडा फहराए थे, इसलिए विजय दिवस के रूप में बिहार सरकार द्वारा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि देखेंगे कि उनका मृत्यु कब हो गया था, तो देखेंगे कि 26 अप्रैल 1858 को। तो उनका देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858, इसको भी याद रखेंगे। और बिहार सरकार द्वारा जो है उनका पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। किस लिए? क्योंकि इसी दिन जो है वो अंग्रेज को पराजित किए थे और जगदीशपुर किले पर भारतीय झंडा को फहराए थे, अंग्रेजी झंडा को नीचे कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश भर के 33 सैनिक स्कूलों में बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान मिला है? तो देखें कि सैनिक स्कूल गोपालगंज को पहला स्थान मिला है। तो रक्षा मंत्रालय पूरे इंडिया में कितने स्कूल है? रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल है 33, आप इसको याद रखेंगे। और जो रक्षा मंत्रालय के अधीन जो सैनिक स्कूल है उसमें एक सैनिक स्कूल सोसाइटी करके एक जो है सोसाइटी है, सैनिक स्कूल सोसाइटी है, जिसके द्वारा ये सारे स्कूल को संचालित किया जाता है। पीपीपी मॉडल पर भी आधारित है, आप इसको भी याद रखेंगे।
तो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसके द्वारा संचालित किया जाता है। सैनिक स्कूल सोसाइटी कहाँ है, तो वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सोसाइटी समिति है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। बिहार में जो सैनिक स्कूल है 33 जो सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है या फिर उसके सोसाइटी के द्वारा, उसमें बिहार में केवल 2 सैनिक स्कूल है, आप इसको याद रखेंगे। एक सैनिक स्कूल जो है वो नालंदा के अंदर है, नालंदा राजगीर में, इसको याद रखेंगे, राजगीर नालंदा में एक सैनिक स्कूल है। दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ है, गोपालगंज के अंदर है। तो जो गोपालगंज वाला सैनिक स्कूल है वो देश भर में टॉप किया है, देश भर में प्रथम स्थान पे आया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर। देखेंगे कि यह जो है क्लॉक टावर काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो ये क्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा बिहार शरीफ। अब देखेंगे क्लॉक टावर का निर्माण को लेके ये चर्चा में रहा था कि एक ज़्यादा पैसा से बनाया गया है, इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर रहा। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत क्लॉक टावर बनाया गया था बिहार शरीफ में, और बिहार शरीफ नगर निगम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसी को लेकर चर्चा में था। तो ये पूछ लिया जाएगा क्लॉक टावर का निर्माण कहाँ किया गया था, बिहार में। एक यहाँ से देखेंगे एक स्कीम का चर्चा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, थोड़ा सा जान लेंगे क्योंकि बहुत डिटेल अभी नहीं जानना है, बस इतना याद होना चाहिए फ्री के लिए कि कब। तो देखेंगे कि इसका जो संचालन हो रहा है ये 25 जून से 2015 से इसको संचालित कर रही भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। तो इसको भी याद रखेंगे किसके द्वारा, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा संचालित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो याद रखेंगे, बिहार में इस मिशन के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 4 सिटी शामिल है। एक तो पटना है, आप इसको याद रखेंगे, पटना शहर है। दूसरा कौन शहर है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर दूसरा शहर है। तीसरा शहर भागलपुर है, भागलपुर भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत है। और चौथा शहर जो है बिहार शरीफ है, तो ये बिहार शरीफ जो है चौथा शहर है। तो ये 4 शहर को आप याद रखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले में इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए रवाना की गई है, तो कैमूर और रोहतास। अब देखेंगे कि टूरिज्म है तो बिहार के अंदर तो टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, ये भी आप जानते हैं, जबकि बिहार में इको टूरिज्म का डेवलपमेंट बिल्कुल कम है, उसमें भी देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ टूरिज्म के कारण वहाँ के जीडीपी में बड़ी योगदान है, और जैसे स्विट्जरलैंड को देखेंगे, बहुत सारे मालदीव को देख लीजिए, टूरिस्ट के कारण इतना विकसित हुआ है। तो बिहार सरकार भी इको टूरिज्म पर बल दे रही है, क्योंकि इको टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए एक टीम बनाया गया जो एम्बेसडरों का, और वो जो जिला है कैमूर और रोहतास में वो भ्रमण करने के लिए गई है, रवाना की गई थी, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व जो आईपीएस अधिकारी हैं शिवदीप लांडे जी हैं, वो किस नाम से क्रांतिक पार्टी बनाया था, हिंद सेना पार्टी बनाया बिहार के अंदर, हिंद सेना पार्टी उन्होंने बनाया है बिहार में, और इस बार चुनाव भी लड़ेंगे बिहार में जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। शिवदीप लांडे पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे और ये महाराष्ट्र इनका जो है जन्म स्थान है, महाराष्ट्र से है। तो आप इसको याद रखें, काफ़ी पॉपुलर आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक। अनुष्का अभिषेक द्वारा रजत पदक जीता गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। और ये जो विश्व कराटे चैंपियनशिप का हुआ था मास्को के अंदर हुआ था, बस इतना याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 स्टार्टअप है, तीनों बिहार से हैं, इनको महारथी पुरस्कार दिया गया है। और जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे, यहीं से सवाल बन जाता है कभी कभी। तो देखें कि एक ईवाई डेल्टा है, ये स्टार्टअप है बिहार से, एक भोजपट्टा भी स्टार्टअप है, और एक लेडी फेयर, ये 3 स्टार्टअप है बिहार से जिनको महारथी पुरस्कार दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे, ईवाई डेल्टा, भोजपट्टा और लेडी फेयर, ये 3 है, इनको महारथी अवार्ड दिया गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग के कारण चर्चा में रहा है बजट में। इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे 18वां रिजर्व घोषित किया गया था। तो आप देखेंगे कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इस पर सर्वाधिक आग लगने की घटना भी बिहार के अंतर्गत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हुआ था, तो इसके कारण चर्चा में रहा है। तो इसको देखेंगे कि 1994 में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1994 में वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1978 में। काफ़ी पॉपुलर है बिहार में, क्योंकि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है और एकमात्र टाइगर रिजर्व है अभी वर्तमान में, तो इसलिए ये टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इससे सवाल आने की संभावनाएं बहुत होती है। तो ये जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है उसको अभ्यारण्य के रूप में 1978 में बनाया गया था। 1990 में इसे क्या किया गया था, नेशनल पार्क बना दिया गया था, और 1994 में जो है इसे
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीनों फैक्ट याद रखेंगे। और जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है किस जिला में है, तो देखेंगे कि पश्चिम चंपारण में है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो ये 3 चीज़ हुआ। अब देखेंगे कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है कितना है, तो 899.38 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। तो 899.38 जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अब देखें कि यहाँ जो है टाइगर, आप देखिए एक सवाल यहाँ से आएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ चर्चा है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? भारत सरकार द्वारा 1973 में चलाया गया था, ताकि बाघों का संरक्षण किया जा सके, बाघों की संख्या में वृद्धि किया जा सके, उसके आवास को बचाया जा सके। तो टाइगर रिजर्व 1973 में संचालित है। अब इसको याद रखेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक और सवाल आ सकता है कि जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ कितने बाघ है? तो अभी वर्तमान जो जनगणना हुई उसके अनुसार 54 टाइगर यहाँ है। इसको याद रखेंगे, 54 है टाइगर यहाँ। साथ में एक और टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास अभी प्रक्रियाधीन है बिहार सरकार के द्वारा। उसका नाम है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। अगर ये बन जाएगा तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में बिहार पूरे देश में कितवें स्थान पे? तो 11वें स्थान पे। यानी भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा की स्थापना करने में बिहार पूरे भारत में 11वें स्थान पे। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है? तो 7 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के तहत। अब एक चीज़ याद रखेंगे, जो उड़ान स्कीम इसका संचालन 2016 से हो रहा है। इसको याद रखेंगे। और कौन संचालित कर रहा है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। तो किसके द्वारा? तो एक नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसी के द्वारा ये संचालित है स्कीम है। बिहार में जो 7 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे उड़ान स्कीम के तहत, उसमें देखेंगे कि जो 7 है उसका एक है मुजफ्फरपुर है। इसको भी याद रखेंगे। वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि है, सहरसा है, मुंगेर है, मधुबनी है, बीरपुर और पूर्णिया। तो 7 को एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बस आपको याद हो जाएगा। आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर है, मुंगेर है, पूर्णिया है, मधुबनी है, बीरपुर है, सहरसा है और वाल्मीकि है। ये 7 एयरपोर्ट बनाया जाएगा उड़ान स्कीम के तहत, इसका संचालन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष हो गया? तो 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब पीना, बेचना, आयात निर्यात सभी प्रकार के जो गतिविधि है सबके सब बंद है बिहार के अंदर। तो इसको याद रखेंगे। ये इसका जो संचालन है 5 अप्रैल 2016 से पूर्णतः बिहार में शराबबंदी लागू है, पूर्णतः शराब को बेचना बंद हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार जो है वो 27.8 अंक के साथ किस स्थान पे रहा? तो 13वें स्थान पे रहा। तो एक सवाल जान जाइए। पहला तो ये सवाल आपको याद होना चाहिए कि जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है उसको जारी कौन करता है? तो नीति आयोग। इसको याद रखेंगे आप, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसको याद रखेंगे। और बिहार का स्थान 13वां है और इसका स्कोर क्या रहा है? तो आप देखेंगे कि इसका स्कोर रहा 27.8 रहा है। अब इसमें पहला स्थान पे कौन रहा? देखेंगे कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान पे उड़ीसा रहा है। तो इसको याद रखेंगे। ये सवाल अगर आपको याद नहीं होगा तो गलत कर देंगे, अंदाज पे सही नहीं हो सकता है। तो उड़ीसा है। और बिहार का जो श्रेणी है, अगर श्रेणी भी पूछा जा सकता है तो परफॉर्मेंस अचीवर की श्रेणी में है बिहार, परफॉर्मेंस की श्रेणी में बिहार। इसको भी आप याद रखेंगे। और इसको जो बनाया जाता है, जो सूचकांक जारी किया जाता है, किसका डेटा का इस्तेमाल करती है? नीति आयोग का डेटा का इस्तेमाल करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का डेटा का इस्तेमाल करती है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो ये बिहार की जो बिजली कंपनी है उसको मिला है। बिहार की बिजली कंपनी आप देखेंगे तो एक है BSPHCL, BSPHCL, ये बिहार की कंपनी है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। और पूरे भारत में ये जो बिजली कंपनी है उसको स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? तो देखेंगे कि बिहार में ये जो कंपनी है स्मार्ट मीटरिंग को लगा रही है। तो स्मार्ट मीटरिंग लगाने में ये कंपनी को, स्मार्ट मीटरिंग के सफल क्रियान्वयन के लिए इस कंपनी को पूरे भारत में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड में स्वर्ण पुरस्कार मिला। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ये सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई? तो 255। बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों को कितना राशि दिया जाएगा? 255 रुपये। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया? तो पटना। इसको याद रखेंगे। पटना जो है नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा जो है विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। तो पटना में किया गया। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि
एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्य कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 8.84% के तहत जो है मतलब इतना बढ़ोतरी किया गया बिहार में वाणिज्य कर संग्रह के अंदर। तो इसको याद रखें कितना, 8.84%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ होगा? राजगीर में होगा। इसको याद रखेंगे, राजगीर में होगा। क्या होगा यहाँ? एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में किया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई? तो 14.5%। तो 14.5% से बिहार का जो है वर्तमान मूल्य पर जीडीपी बढ़ा है। बिहार स्टेट का जो है जीडीपी बढ़ा है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो वित्तीय वर्ष 23-24 है में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जो है जीएसडीपी जो है 2011-12 के स्थिर मूल्य पर कितना बढ़ा है? तो 9.2%। को भी याद रखेंगे। चालू मूल्य पे यानी कि करेंट प्राइस पे 14.5% से बढ़ रहा है, जबकि कांस्टेंट प्राइस जो है जो स्थिर मूल्य है उस पर 9.2% से बिहार का जीडीपी, बिहार स्टेट का जो है जीडीपी बढ़ा है। तो ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया गया और इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए कितना दैनिक मजदूरी निर्धारित की गई है? तो 654 रुपया। तो प्रत्येक दिन है 654 रुपया के हिसाब से दिया जाएगा। अब देखें कि कुशल, अर्धकुशल, अति कुशल इस तरीका के विभाजन जो है बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया जाता है ताकि कर्मचारियों को इसके अंतर्गत जो है पेमेंट किया जा सके, उनको वेतन इसी आधार पर दिया जाता है कि कुशल है कि अर्धकुशल है कि अति कुशल है, इस आधार पर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया? तो बिहार सरकार का, यानी बिहार की एक योजना है। अब देखिए कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, इसमें क्या करा है कि जो कोसी का पानी है उसे मेची नदी तक पहुंचाया जाएगा एक अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के तहत। और उसको किस में शामिल किया गया? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया ताकि इस स्कीम के लिए फंडिंग किया जा सके। तो सरकार जो है, भारत सरकार इसको फंडिंग कर रही है किसके तहत? तो पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को फंडिंग किया जाएगा कोसी मेची। तो बिहार राज्य का काफ़ी पॉपुलर अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना है और लिंक परियोजना जो है बिहार राज्य का। अब देखें कि जो भी बिहार भारत के अंतर्गत जो है एक अंतर्राज्यीय या फिर इंटर स्टेट लिंक परियोजना चल रही है, नदी को जोड़ने की परियोजना चल रही है ताकि जो सूखा क्षेत्र है एक नदी का संजाल डेवलप किया जाए और जो अतिशय जिस नदी के अंदर अतिशय पानी है उस पानी को सूखा क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके लिंक नहर के माध्यम से, या फिर एक छोटा सा कैनाल बनाया जाए और एक दूसरे को जोड़ दिया जाए। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। बिहार के कितने जिले से गुजरेगा? तो 7 जिला से ये गुजरेगा। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ये क्या है कि ग्रीनफील्ड जो है नेशनल हाईवे मतलब हाईवे बनाया जा रहा है इसमें। तो बस इसके बारे में नहीं जाने, इससे एक सवाल कम पूछता है बीपीएससी द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति बनाया गया। कारा यहाँ जेल से मतलब है। तो गठन क्या उस कब से इस तीसरी से लागू है? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू है। और जो कारा सुधार समिति बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन है? तो पवन कुमार जायसवाल इनके अध्यक्ष है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, पवन कुमार जायसवाल इनका अध्यक्ष बनाया गया है, पवन कुमार जायसवाल को कारा सुधार समिति का। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक कितने योजनाएं पूरी की जा चुकी है? तो इसके तहत देखेंगे बिहार में 707 योजनाएं को पूरा किया जा चुका है हर खेत सिंचाई पानी कार्यक्रम के तहत। तो जो हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम जो है वो क्या है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है। इसको भी याद रखेंगे। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया था तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ये घटक है। ये भी सवाल आ सकता है आपसे कि जो हर खेत सिंचाई पानी किस योजना का घटक है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है। और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से संचालित है? तो 2015-16 से पूरे भारत के अंतर्गत जो है संचालित है। तो उसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया गया? तो ये 4 से लेकर 15 मई तक चला। राज्य के 5 शहर आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। इस पूरे खेलो इंडिया यूथ गेम पे हम कई बार डिबेट किए तो यहाँ डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन
आप लोग इसके बारे में जानें, क्योंकि इस बार इससे सवाल आने की पूरी संभावना है। बिहार के 5 शहर में भी हुआ था और नई दिल्ली में भी इसका कुछ इवेंट का आयोजन किया गया था, तो आप पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा सेक्टर का है। बिहार के भी और भारत के भी जीडीपी में देखेंगे कि सेवा सेक्टर, जो तृतीय सेक्टर जिसको बोला जाता है, उसका योगदान सर्वाधिक है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार के सकल घरेलू जो राजस्व है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, उसमें सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है? तो देखेंगे 58.6% है। तो जो अभी आर्थिक सर्वे आया था बिहार का, बिहार सरकार के द्वारा क्या किया गया कि आर्थिक सर्वे जारी किया गया बिहार के वित्त विभाग के द्वारा, और जो ये आर्थिक सर्वे था कब का था? 2024-25 का है। तो इसमें बताया गया है कि बिहार में किस सेक्टर का कितना योगदान है बिहार के जीडीपी में। तो आप देखें कि जो सेवा सेक्टर है उसका योगदान कितना बताया गया है? तो उसका योगदान है 58.6%। दूसरा जो सेक्टर होता है उद्योग सेक्टर है, जिसको द्वितीय सेक्टर भी बोला जाता है, तो इसका योगदान 21.5% बताया गया। और तृतीय सेक्टर किसे जो कृषि क्षेत्र है, जिसे प्राथमिक सेक्टर भी बोला जाता है, और इसमें कितना है इसका योगदान है जीडीपी में? तो 19.9 यानी उस 19.9% है। तो आप देखिए कि कृषि सेक्टर को कितना योगदान है? कृषि सेक्टर को प्राथमिक सेक्टर भी बोला जाता है, 19.9%। उद्योग सेक्टर का 21.5%, जिसे द्वितीय सेक्टर भी बोला जाता है। और सेवा सेक्टर, जिसे तृतीय सेक्टर भी बोला जाता है, उसका योगदान पूरे बिहार के जीडीपी में कितना है? 58.6%। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जीएसडीपी में द्वितीय सेक्टर का योगदान कितना है? 21.5% है। एग्रीकल्चर का योगदान हमने बताया है कि प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है? 19.9, इसको याद रखेंगे। 19.9% इसका योगदान है। 19.9 इसको याद रखेंगे कृषि का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई? तो मलेशिया, इसको याद रखेंगे। ये सवाल पूछा जा सकता है, इस तरीके से सवाल आने की संभावना रहती है कि बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई है? तो मलेशिया के सहायता से, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये अंतिम प्रश्न भी है आप सभी के समक्ष, जो है कि बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता? तो भारत द्वारा 7 पदक कुल जीता गया था। तो सेपक टकरा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इसको आप याद रखेंगे, पटना में हुआ था। इसको भी पहले पूछा जा सकता है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। और भारत देखें कि इस जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें भारत का जो रैंकिंग रहा, भारत चौथे स्थान पे रहा। पहला स्थान पे थाईलैंड रहा। आप देखेंगे सेपक टकरा जो खेल है ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का खेल है, भारत में भी पूर्वोत्तर राज्यों में होता है। और जो भारत के यहाँ पुरुष टीम था, आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो भारत का जो पुरुष टीम था सेपक टकरा के लिए, तो पुरुष टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। पुरुष टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। भारत कुल 7 पदक जीत के चौथा स्थान पे है। तो हमारा ये वीडियो था, और हम आप लोगों के समक्ष जो निरंतर अगले वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। और ये जो चैनल है मुख्य रूप से सिविल सेवा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम, और इसी तरीके के जो है हमारा वीडियो आते रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।